हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 20 जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। और जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 21 मतलब पार्ट 21 तक की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 22 के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी टू रिकमेंड फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। ओपीसी स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी इन इंडिया इज। देखो आप लोगों को पता है आपके पीजीटी कॉमर्स में कमेटी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस के थ्रू कमेटीज़ पता चलेंगे आपने उसके नोट्स बनाने हैं। तो ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी इंडिया में? तो वो थी जे ईरानी। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना पड़ेगा। कौन सी कमेटी थी? जे ईरानी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसको हम एलएलपी एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर। कौन से ईयर में आया था ये? 2008 में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कब आया था? 2008 में आया था, ठीक है। और आप लोग वैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको भी नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियोस के और जो भी अपडेट होगा, ठीक है। तो और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन एफ एल यहाँ पे हमारी क्या है? फिनेंशियल लिवरेज। ओके, एफ एल है यहाँ पे हमारा फिनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज कब ज़ीरो होगा आपको ये बताना है। जब ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है ईबीआईटी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब ईबीआईटी इंटरेस्ट के इक्वल होगा, जब ईबीआईटी ज़ीरो के इक्वल होगा, जब ईबीआईटी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा, या जब ईबीआईटी प्रेफरेंस डिविडेंड के इक्वल होगा। तो ईबीआईटी हम जब कहते हैं ना ज़ीरो, क्योंकि आप देखिए ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जो बात करें ज़ीरो है, तो फिनेंशियल लिवरेज ऑब्वियस है ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसका आप कैसे निकालते हो? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ऐसे निकालते हो ना। तो अब देखिए ईबीआईटी ज़ीरो है तभी तो फिनेंशियल लिवरेज ज़ीरो आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय। बिजनेस रिस्क कौन से लिवरेज से मेज़र कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है करंट रेशो ऑफ लेस देन 1 मीन्स। अगर हम बात करें करंट रेशो की, तो अगर वो 1 से कम है तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। क्या फॉर्मूला रहता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, यही फॉर्मूला रहता है। तो ये लेस देन 1 कब आएगा? सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझिए। जब हमारा जो है लेस देन 1 तभी होगा जब नीचे वाली चीज़ बड़ी होगी। ये बड़ी होगी मतलब ये क्या होगी? ग्रेटर होगी ऊपर वाली चीज़ से, यानी कि करंट एसेट्स से क्या होगी? ये कम होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हो गई तो 1 से ज़्यादा आएगा। अगर नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है करंट एसेट्स से तो लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, कि जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से कम है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 80,000 की करंट एसेट्स हैं और 1 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.8 आ रहा है, तो 1 से कम आ रहा है ना। ये तभी आ रहा है जब हमारी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से कम है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन। जो फर्म के सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, देखो सप्लायर्स वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह वो आपकी क्या चीज़ देखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे? नहीं, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको पता ही है, शेयर होल्डर्स वगैरह देखते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन ध्यान रखना, लिक्विडिटी मतलब आप जो है
करंट, मतलब आप कहते हो ना कि करंट कितना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म इनको पे कर पाते हो, तो वो लिक्विडिटी पोजीशन। तो जो सप्लायर्स होंगे, जो क्रेडिटर्स होंगे, वो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड होंगे। देखो, हर क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को उसके पीछे का लॉजिक अच्छे से समझना ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की, और आपके माइंड में एकदम फोकस्ड आपका कॉन्सेप्ट होगा। कोई भी जल्दी नहीं करनी होती है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते टाइम। ओके, नेक्स्ट है द जॉब ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इज़ कन्फाइंड टू। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस मैनेजर की जो जॉब होती है वो कन्फाइंड होती है टू, मतलब लिमिटेड टू ओनली रेजिंग ऑफ फंड्स, क्या फंड्स को रेज करना, कैश की मैनेजमेंट करना। सी है रेजिंग ऑफ फंड्स एंड दे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। देखो, अगर हम बात करें इन चारों में से तो सबसे बेस्ट वन यही है कि फ़ंड्स को कैसे रेज़ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, है ना। फ़ंड्स को रेज़ तो कर लिया, बट अगर आपने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया तो ये गलत है। तो एक फाइनेंसर जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी जॉब क्या है, फ़ंड्स को रेज़ करना और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग डील्स विद। कैपिटल बजटिंग कौन से डिसीजंस, किस टाइप के डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। तो ध्यान रखना, कैपिटल बजटिंग हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, क्योंकि इसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट पे प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना ध्यान रखना, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं हमारे नेचर में। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो कैपिटल बजटिंग डील करता है हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन के साथ। उसके बाद देखिए, कैपिटल बजटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ। कैपिटल बजटिंग किसका पार्ट है, ये अभी डिस्कस हुआ, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। जब आप इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, कैपिटल बजटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर होता है जैसे सीए वगैरह होते हैं, जो हमारे क्या क्या उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एग्जामिनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जो भी टोटलिंग वगैरह सही है या नहीं। सेकंड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना वाउचर्स के बेसिस पे। वाउचर्स क्या होते हैं, जैसे इनवॉइसेस वगैरह होते हैं जो ट्रांजैक्शंस के टाइम हम लेते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो वाउचिंग वो चेक करते हैं ना हम वाउचर से, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। थर्ड है एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट एंड ऑल ऑफ दिस। ऑब्वियस है, ऑल ऑफ दिस यही सब भी चेक करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, और वेरीफाई करता है, एग्जामिन करता है ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मैं बात करूं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो क्या होते हैं, देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है कि लोगों को परसुएट करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे फॉर अ जॉब, पॉजिटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। अब उसमें दो टाइप की बात करते हैं, इंटरनल सोर्सेज की, एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो अगर मैं बात करूं इंटरनल सोर्सेज की, तो इसमें क्या है, कौन सा लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इसकी कौन सी हानि नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है कि यंग पीपल विद द नॉलेज ऑफ मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न कर लीजिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव आइडियाज़ डू नॉट गेट द चांस। ये देखो, ये तो लिमिटेशन है, क्योंकि इंटरनल में आप क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो बाहर के यंग पीपल हैं जिनको न्यू टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, वो लोग तो आएंगे नहीं। तो ये तो इसका लिमिटेशन ही है, हमने बताना कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट तो आएगा नहीं। सेकंड है द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में नॉट बी एज एफिशिएंट एज बिफोर। ये भी लिमिटेशन है कि हो सकता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट जितनी पहले थी अब उतनी ना हो। और उसके बाद है इट ब्रिंग्स द मोरल डाउन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट गेट प्रमोशन और सिलेक्टेड। ये भी लिमिटेशन है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज में सभी को तो प्रमोशन का चांसेस नहीं मिलेगा ना, तो जिनको नहीं मिला वो लोग, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, तो ये भी लिमिटेशन है। तो ये तीनों की तीनों लिमिटेशन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा कौन सी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो आपको ये नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इन ऑप्शंस को भी ध्यान से चूज़ करना होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब आप देखिए, जो बाहर से हम लोगों को लाते हैं, जो फर्म के अंदर काम कर रहे हैं वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग नहीं, एक्सटर्नली। तो यहाँ पर बताना है कौन सा बेनिफिट नहीं है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो देखिए, सबसे पहले न्यू टैलेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी, ये तो है इसका बेनिफिट कि बाहर का जो नया टैलेंट है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको। द बेस्ट सिलेक्शन इज पॉसिबल एज द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं तो बेस्ट सिलेक्शन पॉसिबल है। अब देखिए, इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं तो हम इजीली आउटसाइड सोर्सेज से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। फोर्थ देखिए, स्किल्ड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ में स्विच द जॉब्स मोर फ्रिक्वेंटली। एक्सटर्नली होता है ऐसा, अगर जो मतलब एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जहाँ और ज़्यादा आगे मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ तो वो स्विच ओवर कर जाएंगे जॉब को, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो हमसे यही पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्थ वन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।